स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर मुदिता जायसवाल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, ढाका मोतिहारी से आप लोगों के सामने आज पुनः उपस्थित हुई हूँ इस विषय के साथ कि अगर प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी शुरुआत के 3 महीने में योनि मार्ग से ब्लीडिंग होने लगे, रक्तस्राव होने लगे, खून गिरने लगे यानी ब्लीडिंग पीवी हो जाए तो क्या होगा। इस बात के लिए क्या चिंता करनी है, कितनी चिंता करनी है। क्या हर बार योनि मार्ग से अगर खून गिरता है, रक्तस्राव होता है शुरू के 3 महीने में तो गर्भ के नष्ट होने का ही संकेत होता है या कुछ और भी हो सकती है। तो आइए अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको यह बताती हूँ कि गर्भावस्था में शुरू के 3 महीने में अगर योनि मार्ग से रक्तस्राव होने लगे तो क्या क्या कारण हो सकते हैं और किस किस चिंता की बात होती है। यह रक्तस्राव मामूली कारण से लेकर गंभीर समस्या तक हो सकती है। हो सकता है कि बात कुछ भी ना हो, इलाज की ज़रूरत ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत इमरजेंसी हो और आनन फानन में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाए। तो चलिए अब हम बताते हैं कि क्या क्या कारण है। इसमें सबसे पहला कारण, सबसे कॉमन कारण है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, फिर मिसकैरेज यानी एबॉर्शन, इन्फेक्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाइडेटिटी फॉर्म मोल, सर्वाइकल पॉलिप, सर्वाइकल इरोजन और कुछ ऐसी दवाइयाँ जो गर्भावस्था में चलती हैं वह भी कभी कभी ब्लीडिंग पीवी का कारण बन जाती हैं। अब बारी बारी से थोड़े थोड़े में मैं इन सबों के बारे में बताऊंगी और सबसे पहले इसमें नंबर आता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का। ओव्यूलेशन के 10 से 12 दिन बाद या प्रेगनेंसी के पीरियड के मिस होने से ठीक पहले 1 या 2 दिन पहले, यानी जब आपका मेंस्ट्रुएशन जिस दिन आने वाला है उससे 1 या 2 दिन पहले या उसके बाद 1 सप्ताह में, मतलब 5 वीक्स तक कभी कभी 2-4 बूंद 10 बूंद खून की नज़र आती है जो हल्के गुलाबी रंग की या भूरे रंग की होती है। इसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का कारण क्या होता है? इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का कारण होता है कि बच्चे का जो एम्ब्रियो, जो बीज गर्भाशय में प्रत्यारोपित होने जा रहा है, इम्प्लांट होने जा रहा है, वह एंडोमेट्रियम में, तो एंडोमेट्रियम की कुछ नसें उसमें खुल जाती हैं, कुछ ब्लड वेसल्स उसके खुल जाते हैं जिससे यह ब्लीडिंग होती है। चूँकि यह एम्ब्रियो के इम्प्लांट होने के चलते होती है ब्लीडिंग, इसलिए हम लोग इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। और यह ब्लीडिंग बहुत कॉमन है। 20% केसेस में प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होती है और उसमें यह वाली ब्लीडिंग काफ़ी कॉमन होती है और इसको लेकर चिंता की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस ब्लीडिंग में हल्के फुल्के दर्द पेट में हो भी सकते हैं और दर्द नहीं भी हो सकते हैं। फिर प्रेगनेंसी के जो शुरुआती सिम्टम्स हैं कभी कभी वो भी दिखाई पड़ते हैं या नज़र आने लगते हैं, जैसे फूड क्रेविंग्स, अजीब अजीब चीज़ों का अच्छा लगने लगना, पीरियड मिस होने के पहले ही चीज़ों का अजीब अजीब तरह की चीज़ों का स्वाद अच्छा लगने लगना जो पहले आप नहीं खाते थे, जी घबराना, चक्कर आना, उल्टी उल्टी सा लगना। तो ये साइन तो प्रेगनेंसी के होते हैं, लेकिन चूँकि इम्प्लांटेशन के चलते हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो जाती है तो पेशेंट बहुत बार ऐसा सोचती है कि मेरा महीना ही खराब हो गया। हम लोगों से कहती है, मैडम जी इस बार बहुत कम एमसी आई है, मेरा एमसी खराब हो गया। तो हम लोग बताते हैं कि हो सकता है कि आप इस बार प्रेग्नेंट हो और यह आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, और वो मानने को तैयार ही नहीं होती। लेकिन जब हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं और वह पॉजिटिव आ जाता है तो फिर वो चकित हो जाती है कि मेरा तो पीरियड ही मिस नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ चक्कर वक्कर तो आ ही रहे थे। फिर वो चिंता में पड़ जाती है, अब क्या होगा, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो ब्लीडिंग हो गई, मैंने
क्या खाना खा लिया, मैं कहीं सीढ़ियाँ तो नहीं चढ़ गई, कहीं मैंने कुछ भारी तो नहीं उठा लिया। तो नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। यह आपके बच्चे का जो एम्ब्रियो आपके गर्भाशय में, यूट्रस में, एंडोमेट्रियम में चिपकने लगा है और वहाँ पर इम्प्लांट होकर अब आगे वो बढ़ेगा, उसके चलते हुआ है। इसलिए आप ज़्यादा ना घबराएं। तो आप ये समझ लें, अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इसे हल्के में भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो गई तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, दिखाएं और आश्वस्त हों, लेकिन बहुत नर्वस नहीं हो। आपको रेस्ट में रखा जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा कोई दवाइयों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है तो वो पीरियड मिस होने के पहले से लेकर शुरू के पहले सप्ताह में, यानी 7-8 दिन के अंदर पीरियड के मिस होने के बाद बीच में कभी भी हो सकती है और यह बूंदों में होती है, जिसे हम लोग स्पॉटिंग भी कहते हैं। आप घबराएं नहीं और आप तुरंत के तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, टेस्ट करवाएं, बीटा एचसीजी करवाएं, हो सके तो 48 घंटे के बाद फिर से बीटा एचसीजी करवाएं कि आपका जो बीटा एचसीजी वो डबल हो रहा है कि नहीं। अगर डबल हो रहा है तो चलिए सब चीज़ ठीक है। फिर दूसरा एक प्रमुख कारण है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग का, जिसे हम लोग मिसकैरेज या एबॉर्शन कहते हैं। एबॉर्शन का सबसे कॉमन कारण होता है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। यह जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी एम्ब्रियो में भी हो सकती है, यानी बच्चे में भी हो सकती है, माँ के अंडे में यानी ओवम में हो सकती है, पिता के शुक्राणु में यानी कि स्पर्म में हो सकती है, और इन ओवम और स्पर्म से बने हुए जाइगोट जो आगे चलकर एम्ब्रियो बनाएगा उसमें भी हो सकती है। इस जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के कारण कई एक तरह की जेनेटिक डिजीजेज होती हैं, जैसे ट्राइसोमी 21, पटाउ सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18, एडवर्ड सिंड्रोम, और इन सभी में ऐसी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होती है कि नेचर खुद का खुद इसको अबॉर्ट कर देता है, खुद का खुद इसे हटा देता है। नेचर नहीं चाहता है कि जेनेटिकली एबनॉर्मल बच्चे पैदा हों। ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन नेचर भी इसे स्वयं हटा देता है, या कुदरत नहीं चाहती है कि एबनॉर्मल बच्चे प्रकृति में आए और उन्हें कोई कष्ट हो। और मिसकैरेज में ब्लीडिंग किस तरह की होती है? तो मिसकैरेज में ब्लीडिंग हल्की भी हो सकती है, हल्के से थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, खून के बड़े बड़े थक्के आ रहे हैं, कुछ टिश्यू के पार्ट्स आ रहे हैं, तो और आप शुरू के 3 महीने प्रेग्नेंट हैं, तो आपको तुरंत के तुरंत डॉक्टर से तो संपर्क करना ही है। लेकिन अब ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपका मिसकैरेज या एबॉर्शन किस प्रकार का है। इसके लिए सबसे पहले तुरंत डॉक्टर अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, और अल्ट्रासोनोग्राफी में अगर यूट्रस एकदम खाली नज़र आता है, एम्प्टी नज़र आता है, और बहुत बड़े बड़े खून के थक्के गिर चुके हैं, टिश्यू के पार्ट्स गिर चुके हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि यह कंप्लीट एबॉर्शन है, पूरा का पूरा बच्चा डिस्ट्रॉय हो गया, निकल गया, एबॉर्ट हो गया। दूसरी स्थिति होती है जिसमें बड़े बड़े थक्के तो आते हैं लेकिन टिश्यू के पार्ट्स नहीं नज़र आते। जब अल्ट्रासोनोग्राफी हम लोग करते हैं तो उसमें बच्चा यूट्रस में नज़र आता है। यह बच्चा जिंदा भी हो सकता है, यह बच्चा जिंदा नहीं भी हो सकता है। अगर यह बच्चा जिंदा है तो फिर हम लोग अंदर से एग्जामिन करते हैं कि भाई बच्चेदानी का मुंह खुला है कि नहीं। अगर बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है तब इसे हम लोग इनिविटेबल एबॉर्शन कहते हैं। इनिविटेबल एबॉर्शन मतलब कि यह बच्चा अब नहीं रुकेगा और आपको इसे सफाई करवा ही लेनी पड़ेगी, चाहे वो डीएनए के माध्यम से हो या सक्शन इवैक्यूएशन के माध्यम से। तीसरी स्थिति में बच्चा तो नज़र नहीं आता है, हाँ कुछ ब्लड क्लॉट्स, टिश्यू के कुछ पार्ट्स, प्लेसेंटा के कुछ पार्ट्स नज़र आते हैं, तो इन्हें हम लोग इनकम्प्लीट एबॉर्शन कहते हैं, और इसमें भी आपको डीएनसी करवानी पड़ती है। बहुत से पेशेंट इस स्थिति में डीएनसी नहीं करवाते, वो डीएनए नहीं करवाते, ना ही सक्शन इवैक्यूएशन करवाते हैं। वो बोलते हैं नहीं बहुत थोड़ा है, अब तो ठीक हो जाएगा, पर ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो हो सकता है ये खून बहुत ज़्यादा दिनों तक गिरे और खून के गिरने से DUB हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन के बाद ट्यूबल ब्लॉकेज हो जाए और आप इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाएं। इसलिए अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन आता है तो आपको DNE या सक्शन इवैक्यूएशन ज़रूर कराना चाहिए। लेकिन अगर कंप्लीट अबॉर्शन आता है कि कंप्लीटली सब चीज़ निकल चुका है तो आपको DNE कराने की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन चलेगा और हो सकता है आप ठीक हो जाएं। फिर एक स्थिति ऐसी आती है जिसे हम लोग थ्रेटेंड अबॉर्शन कहते हैं। इसमें ब्लीडिंग तो होती है, थोड़ी ज़्यादा ही होती है, लेकिन जब अल्ट्रासोनोग्राफी हम लोग कराते हैं तो बच्चा बिल्कुल ही अपनी जगह पर नज़र आता है और यूट्रस बच्चेदानी का मुंह बंद रहता है, तो इसे हम लोग थ्रेटेंड अबॉर्शन कहते हैं। और अल्ट्रासोनोग्राफी में TVS से देखने पर यानी ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से देखने पर हम लोग पाते हैं कि प्लेसेंटा के पीछे छोटा सा ब्लड क्लॉट या हेमेटोमा नज़र आ रहा है। इसे हम लोग सब कोरियोनिक हेमेटोमा कहते हैं और यह थ्रेटेंड अबॉर्शन में अक्सर मिलता है। और इस कंडीशन में अगर बच्चा एलाइव है, फीटस एम्ब्रियो नज़र आ गया, एम्ब्रियो में कार्डियक एक्टिविटी यानी बच्चे के दिल की धड़कन भी नज़र आ गई, तो हम लोग पेशेंट को बेड रेस्ट में रख देते हैं, हीमोस्टैटिक इंजेक्शन देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, हार्मोन्स देते हैं, तो प्रायः प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर जाती है और समय पर डिलीवरी होती है। अबॉर्शन में एक चौथी स्थिति भी आती है जिसे मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। इस स्थिति में बहुत ही हल्का ब्लीडिंग होता है, बहुत ही हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है, बिल्कुल स्पॉटिंग की तरह। कभी कभी 2, 4, 10 बूंद हुई, कभी कभी 1-2 ml हुई और उसका रंग भूरा होता है या हल्का लाल, गुलाबी या कत्थई रंग का होता है। ऐसे में जब हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं तो 2 बातें आती हैं, या तो उसमें फीटल पोल है ही नहीं यानी एम्ब्रियो नज़र ही नहीं आ रहा है, और कभी कभी अगर नज़र आ रहा है तो वह उसमें कार्डियक एक्टिविटी ही नहीं है। अगर फीटल पोल नज़र आ ही नहीं रहा है और सैक का डायमीटर 25 मिलीमीटर से ज़्यादा हो चुका है तो ज़्यादा चांसेस है कि यह प्रेगनेंसी सही नहीं है, जेनेटिकली एबनॉर्मल कोई फीटस होगा शायद, और इसे हम लोग ब्लाइटेड ओवम बोलते हैं। इस स्थिति में भी आपको सक्शन इवैक्यूएशन या DNE कराना है। या फिर अगर कार्डियक एक्टिविटी नज़र नहीं आई यानी कि बच्चा का पोल तो दिखा 6 वीक का, 8 वीक का, 10 वीक का, लेकिन उसमें कार्डियक एक्टिविटी नज़र नहीं आई, तो इसे हम लोग मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। और इसमें भी अब आपको DNE करवाना होगा, बच्चे को हटा देना होगा, क्योंकि वह बच्चा तो अब जिंदा ही नहीं है उसमें। पेशेंट्स अक्सर इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती हैं, क्योंकि वो बोलती हैं हमें तो ज़्यादा खून ही नहीं गिर रहा है, मुझे तो कोई परेशानी ही नहीं है, मैं ऐसा क्यों करवाऊं। तो पेशेंट को यह मालूम होना चाहिए कि यह खराब बच्चा उस बच्चेदानी में अब नहीं रहेगा और नेचर इसको किसी न किसी तरह आउट करेगी। और कभी कभी इतनी भयानक ब्लीडिंग होती है कि पेशेंट बिल्कुल शॉक में चली जाती है, बड़े बड़े क्लॉट्स आने लगते हैं और तब इमरजेंसी में DNC करना पड़ता है। और मिस्ड अबॉर्शन में ऐसे भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी अबॉर्शन में अगर आप जान जाएं कि यह बच्चा बचने वाला नहीं है तो आप DNE करवा ले, आप उसे सक्शन इवैक्यूएशन मेथड से क्लियर करवा लें, नहीं तो इन्फेक्शन, DUB, ट्यूबल ब्लॉक, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, तरह तरह की परेशानियां होंगी और आपको बाद में कंसीव करने में, दूसरी प्रेगनेंसी प्लान करने में भी परेशानी हो सकती है। ये तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और मिसकैरेज की बात हुई। इसके बाद 2 और भी बड़े ही मेजर कंडीशन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग के, जो बड़े ही डेंजरस हैं। एक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी और दूसरा है हाइडिटिडिफॉर्म मोल। इन दोनों के बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो दूसरी बार बनाऊंगी, लेकिन यहाँ मैं मोटा मोटी आपको थोड़े थोड़े में बता दूं कि ये दोनों गंभीर समस्याएं क्या क्या हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो है जिसमें बच्चा बच्चेदानी में न रहकर बच्चेदानी के अलावा किसी और जगह टिक जाता है, जैसे वो ट्यूब में रह गया, सर्वाइकल कैनाल में रह गया, ओवरी में रह गया, तो यानी कि अपने नॉर्मल जगह पर न रहकर किसी दूसरी एबनॉर्मल जगह में रह गया जहां वो ग्रो नहीं कर पाएगा अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि वो ट्यूब में रह गया तो ट्यूब उतना नहीं फैल सकता है जितना कि एक 9 मंथ्स के बच्चे को फैलने के लिए यूट्रस फैल सकता है। वैसे में जैसे ही यह बच्चा
2-2.5 महीने का होता है, 6 वीक से 8 वीक मैक्सिमम 10 वीक आते आते तो वो ट्यूब फट जाता है और पेट में बहुत ज़्यादा ब्लड का कलेक्शन हो जाता है। लेकिन योनि मार्ग से हम लोग देखते हैं कि बहुत थोड़े थोड़े खून नज़र आते हैं, कभी कभी तो बिल्कुल स्पॉटिंग की तरह नज़र आते हैं। हाँ, लेकिन दर्द बहुत तेज़ होता है और पेशेंट शॉक में आ जाती है। तब हम लोगों का पहला शक यही होता है कि पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, और जब अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं तो पूरे पाउच ऑफ डगलस में यानी पूरे पेट में ब्लड का कलेक्शन मिलता है। और इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी प्रायः हम लोग टीवीएस ही करते हैं। ब्लड का कलेक्शन मिलता है, यानी कि ट्यूबल रप्चर हो चुका है, या अगर वो ओवरी में है तो ओवेरियन रप्चर हो गया है। फिर तो आनन फानन में इमरजेंसी में ब्लड अरेंज कीजिए, या कीजिए वह कीजिए और ऑपरेट कीजिए। दूसरी इसी तरह की डेंजरस कंडीशन है जिसे हम लोग मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं या हेरिडिटी फॉर्म मोल कहते हैं। इसमें भी ब्लीडिंग होती है, इसमें ब्लीडिंग कम भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, और बच्चेदानी की जो साइज़ है वो प्रेगनेंसी के साइज़ से बहुत ज़्यादा होगी। जैसे पेशेंट बोलेगी मेरी प्रेगनेंसी 2 ही महीने की है, और हम लोग जब एग्ज़ामिन करेंगे तो वो 3-4 महीने की आएगी। फिर ब्लड के क्लॉट्स में अंगूर के गुच्छे की तरह, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, अंगूर की तरह स्ट्रक्चर्स मिलने लगते हैं, अंगूर का गुच्छे की तरह वेजाइना से बाहर निकलने लगता है। तो हम लोगों को यह शक होता है कि यह मोलर प्रेगनेंसी है। और जब हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस मिलता है। इसमें बच्चा तो बनता ही नहीं है, क्योंकि एम्प्टी ओवम से ही फर्टिलाइज कर जाता है मेल का स्पर्म, तो बच्चा बनता नहीं है। कभी कभी इनकम्प्लीट रहता है, तो थोड़ा पार्शियल मोल में कभी कभी बच्चा नज़र भी आता है, और प्लेसेंटा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ग्रो कर जाता है, उसमें हाइड्रोपिक डिजेनरेशन हो जाता है कि पूरा का पूरा बच्चेदानी उसी प्लेसेंटल टिश्यू से भर जाता है, और हाइड्रोपिक डिजेनरेशन के चलते अंगूर के गुच्छे की तरह स्ट्रक्चर्स योनि मार्ग से बाहर निकलने लगते हैं। इसका भी ट्रीटमेंट एकदम तुरंत के तुरंत होना चाहिए। इसका फॉलोअप तो 1 साल तक होता है। इस पर डिटेल वीडियो मैं आगे बनाऊंगी, लेकिन इसको जान लेना इसी में ज़रूरी है कि इसमें लापरवाही बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि कभी कभी यह कैंसर में भी बदल जाता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे लोकल कंडीशंस के बारे में जिसके चलते फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो सकती है। इसमें सबसे पहला है कि कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कोई क्लाइमाइडियल इन्फेक्शन हो जाए, फंगल इन्फेक्शन हो जाए, वल्बोविजिनाइटिस, यानी कि पेशेंट का जो योनि मार्ग है उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होने लगी, उस खुजली के चलते पेशेंट के ही अपने नाखून से ट्रॉमा हो जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है। सर्विक्स के मुंह पर मस्से के समान ग्रोथ नज़र आने लगते हैं, जिसे सर्वाइकल पॉलिप कहते हैं। सर्विक्स के मुंह पर छाले नज़र आते हैं, जिसे सर्वाइकल इरोजन कहते हैं, और काफ़ी वैस्कुलर होता है यह एरिया। प्रेगनेंसी के समय बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, और सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद इसमें ब्लीडिंग होने लगती है। चूँकि यह कॉमन या लोकल कॉज के चलते होता है, इसलिए इस तरह की ब्लीडिंग के चलते फीटस पर यानी बच्चे पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, माँ ज़रूर घबरा जाती है, लेकिन अगर बच्चा ज़िंदा है, हम लोग देखते हैं कि बच्चे में कार्डियक एक्टिविटी आ रही है, तो उसे हीमोस्टैटिक इंजेक्शन, हीमोस्टैसिस का इंजेक्शन, रेस्ट, हार्मोनल सपोर्ट्स, ये सब देते हैं और बच्चा कंटिन्यू कर जाता है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे अंत में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी दवाइयां हैं प्रेगनेंसी में जिनको लेने से भी ब्लीडिंग होती है, और कभी कभी उन दवाइयों का लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आजकल प्रेगनेंसी, अगर ऐसी पेशेंट जिसे पहले से SLE की बीमारी हो और वह प्रेग्नेंट हो जाए, उसमें एप्ला सिंड्रोम हो, बहुत हाई BP हो, रिकरेंट एब्रॉर्शन का हिस्ट्री हो, रिकरेंट 10 वीक्स प्रेगनेंसी का हिस्ट्री हो, बहुत सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम हो, तो उन कंडीशंस में इकोस्प्रिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन देना ज़रूरी हो जाता है। और कभी कभी ये दवाइयाँ भी योनि मार्ग से ब्लीडिंग का एक कारण बन जाती हैं। मैं समझती हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी शुरुआत के 3 महीने में अगर गर्भावस्था में आपको ब्लीडिंग होती है तो क्या क्या परेशानी हो सकती है, उसमें क्या क्या मैनेज करना है, उसके लिए जितनी बात आपको जानने के लिए ज़रूरी है मैंने इसमें बता दिया है। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप
इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सकता है तो शेयर भी करें। धन्यवाद।